नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे चुनावी चंदे की। जी हां, पैसे की। चुनावी मौसम है, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ऐसे में चुनावी चंदा, दरअसल ये चंदा, इसे आप तेल और ग्रीस भी मान सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल जो होता है, राजनीतिक पार्टी, उसका पहिया घुमाने के लिए इस तेल, इस ग्रीस की बहुत जरूरत होती है। उसके बिना गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। चुनाव आयोग जो भी सीमाएं बनाता रहे, विधानसभा के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए जी 95 लाख रुपए से ऊपर खर्च नहीं कर सकते, लेकिन पैसे का बेजा इस्तेमाल होता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ये कड़वी हकीकत है हमारी चुनावी प्रक्रिया की। तो इसी में आ जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड का रोल, चुनावी चंदे का एक नया तरीका जो इजाद किया गया था जनवरी 2018 में, कि भाई कहीं से भी एंट्री करा लेते हैं, कहीं से भी पैसा दिखा देते हैं, 2000 से कम का कुछ भी नाम पता कुछ करने की जरूरत नहीं, और काले धन को सफेद में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी को जानकारी नहीं मिलती। तो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, अब स्वर्गीय हो गए हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए कि भाई ऑनलाइन पैसा दिया जाएगा या चेक के जरिए दिया जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी, एक जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहेगी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या होता है, 1000 से 1 करोड़ तक के बॉन्ड होते हैं। वो आप खरीद लीजिए, वो चले जाएंगे एसबीआई के पास, बॉन्ड खरीदेंगे। सिर्फ आप खरीद सकते हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पैसे दिए, बॉन्ड ले लिए। अब यहां तक तो ठीक था, पर धीरे धीरे इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठने लगे। नाम नहीं बताना, अनोनिमिटी, गोपनीयता, उसको प्राथमिकता दी गई। गुमनाम वचन पत्र एक तरह से कह सकते हैं। अब पिछले 6 सालों में कुल मिलाकर 16,518 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए अलग अलग राजनीतिक दलों में पहुंचे। 16,518, इनमें 3,539 करोड़ अप्रैल 2023 के बाद दिए गए हैं। तो वो किस पार्टी के खाते में गए ये पता नहीं लग पाया है, वो जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं है। लेकिन मार्च 2018 से जुलाई 2023 तक 13,792 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे गए, यानी कि ये पैसा आया है राजनीतिक दलों के पास। इनमें से 6,565 करोड़ वो अकेले बीजेपी के खाते में गए, 50% से ज्यादा। और कांग्रेस के पल्ले हाथ लगे 1,135 करोड़। सीधा गणित है, 6 गुना कम। अब ये तो कॉरपोरेट घरानों की जो भी उनकी विश, उनकी चाहत, भाई मेरा पैसा मैं किसको देना चाह रहा हूं, मेरी मर्जी। पर खेल क्या इतना साधारण है? इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह से यह चुनावी चंदा देना, इलेक्टोरल बॉन्ड, यह गैर संवैधानिक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के खिलाफ भी, और आर्टिकल 19 के हिसाब से भी। तो इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और बॉन्ड नहीं बेचे जाएंगे। सीधा आदेश दे दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी हुक्म सुना दिया गया कि 13 मार्च इस साल, अब से 6 दिन बाद कि 13 मार्च, आप विस्तृत जानकारी दीजिए
कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा और वो किस पार्टी को दे रहा था। और ये किसी भी वोटर का अधिकार बन जाता है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, ये वोटिंग के लिए, मतदान की जो प्रक्रिया है उसके लिए बहुत जरूरी है। आम आदमी को, आपको, मुझको, जनता जनार्दन को पता होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के पास पैसा कहां से आ रहा है। ये हेलीकॉप्टर, चार्टर फ्लाइट, रथ, बड़ी बड़ी रैलियां जो होती हैं, कौन दे रहा है इसके लिए पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से आर्थिक असमानता है हमारे देश में, अमीर और गरीब हैं, आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता में भी तब्दील होती है। जिस पार्टी के पास ज्यादा धन, वो ज्यादा खर्च करेगी, वोटर को प्रभावित कर लेगी। और साथ ही साथ कौन किसको पैसे दे रहा है यह जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि कुछ लेन देन तो नहीं हो रहा, क्विड प्रो क्वो, कि भैया इतने पैसे दे दूंगा, हमारा ये काम करवा देना, जो सत्ता में होता है। या सत्ता दबाव भी डाल सकती है कि ईडी छोड़ देंगे पीछे, वरना 100 करोड़ रुपए दे दो या 200 करोड़ रुपए दे दो। मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की है। तो 13 मार्च आने वाली थी, यकायक एसबीआई नींद से जागी और 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बोली एसबीआई कि देखिए ये तो नहीं हो पाएगा, हम विस्तृत जानकारी अभी नहीं दे पाएंगे। महीने भर की मोहलत थी, ठीक 1 हफ्ते पहले एसबीआई ने कहा कि नहीं, विस्तृत जानकारी नहीं दे पाएंगे और 30 जून तक हमें मोहलत दी जाए, 30 जून तक। अब इसमें टाइमलाइन थोड़ा समझिए, क्रोनोलॉजी थोड़ा समझिए। अभी चुनाव सर पर हैं, ये जानकारी सार्वजनिक होती, क्या किसी को दिक्कत होती? और चुनाव खत्म हो जाएंगे, नई सरकार भी बन जाएगी मई के अंत तक, उसके भी 1 महीने बाद एसबीआई इस जानकारी को सार्वजनिक करेगा। अब एसबीआई क्या कह रहा है कि जी दिक्कत कहां है? एसबीआई कह रहा है कि दरअसल कुल मिलाकर 22,217 एंट्रीज हुई हैं, मतलब इतने बॉन्ड खरीदे गए, और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है, 2 जगह एंट्रियां होती हैं, तो ये बन जाता है 44,434। अब इन एंट्रीज का मिलान करना, इनको मुकम्मल तरीके से देखना, वेरीफाई, रीवेरीफाई, चेक, क्रॉस चेक करना, वक्त तो लग जाएगा जी। अब पहली निगाह में यह तर्क सुनो तो ठीक लगता है कि हाँ चलिए वक्त लग सकता है। तो इस देश में तो जीएसटी हर महीने भरा जाता है, इनवॉइस रेज होते हैं, रिवर्ट बैक भी होता है पैसा। 1,68,00,000 रुपए पिछले महीने जीएसटी के जरिए केंद्र सरकार ने कमाया। वो एंट्रीज इतनी आसानी से कैसे हो जाती हैं मैच? या हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, आयकर भरते हैं, और आप में, हम में से ज्यादातर लोग आखिरी 2-3 दिनों में ये करते हैं। 8 करोड़ करदाता हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरे जाते हैं देश में, उनका मिलान कैसे हो जाता है इतना जल्दी? यहां तो कुल जमा 44,000 एंट्री है, सही मायने में तो 22,000। और अब जानकारी यह भी आ रही है कि एसबीआई की वेबसाइट पर जो पीडीएफ फाइल्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई, वो सारी गायब कर दी गई है। तो क्या यह वोटर के हित में नहीं है? चुनावी प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए क्या यह जरूरी नहीं है कि इन बातों का खुलासा हो? और इसी बात को लेकर आज एडीआर, एक संस्था, और कॉमन कॉज, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने एक अवमानना याचिका दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में कि जी आपके आदेश की अवमानना हो रही है। ये तो अब संभव है कि इसकी सुनवाई आने वाली 11 मार्च को हो।
ऐसे में आज का सीधा सवाल, चुनावी चंदा किसके लिए बनेगा फंदा, यह बताया क्यों नहीं जा रहा? और पारदर्शिता जरूरी, एसबीआई की क्या है मजबूरी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, अश्वनी शाही, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं देश की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एलजेपी रामविलास पासवान गुट अहम घटक है एनडीए का, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, एके वाजपेयी, एके मट्टू साहब जनरल मैनेजर रह चुके हैं आरबीआई में, सेंट्रल बैंक है ये, सारे बैंक्स पर निगाह रखता है, इनसे थोड़े बैंकिंग प्रोसीजर्स पूछूंगा। और एडीआर, जिस संस्था का मैंने जिक्र किया जिन्होंने यह अवमानना याचिका दाखिल की है, उसके संस्थापक जगदीप छोकर भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अश्वनी, ये 44,000 एंट्री जी, मिलान में देरी हो जाएगी, कहां कहां से रिकॉर्ड मंगाने पड़ेंगे? डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल इंडिया है, इसमें कितना वक्त लगता है? संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के वजह से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एसबीआई का प्रवक्ता बता पाएगा कि कितना समय लगेगा। सरकार का पक्ष रखते हुए मैं ये जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं कोई टेक्निकलिटी होगी। तो संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार तो एसबीआई को है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रही व्यावहारिक दिक्कतें, क्या आपने अभी बताया 22,117 और 44,000 की को उसको डिकोड करना, उसमें समय लगता है, ये तो एसबीआई के लोग बता पाएंगे। ज़्यादा बेहतर यही होगा कि उनको कितना समय लगना है। वो संवैधानिक रूप से गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास अपना एप्लीकेशन लेके, अब वो सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहेगा सुनेगा, आदेश देना चाहेगा आदेश देगा। सरकार करनी तो नहीं काट रहा, ये टाइमिंग, ये संयोग है, ये संयोग ही है। 13 मार्च तक ये जानकारी सार्वजनिक करनी थी और 30 जून तक का वक्त मांगा जा रहा है, तब तक तो चुनाव भी निपट जाएंगे, सरकार भी बन जाएगी। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। और नहीं, सरकार तो बन जाएगी, उसके बाद बन जाएगी। सरकार में हर साल चुनाव होते हैं, फिर हमारी सरकार आ रही है, फिर हम उसको जो है हम पारदर्शिता की बात करते रहे, फिर पारदर्शी चीजें दिखेंगी। मगर एक सवाल मेरा यहाँ पर जो है संदीप जी ये बनता है कि विपक्ष के लोग अभी शायद कुछ अपना बोलेंगे, लेकिन अभी जो पीछे से आवाज आ रही है कांग्रेस की तरफ से या दूसरे दलों की तरफ से, ये चुनावी चंदा, चलिए एसबीआई नहीं घोषित कर रहा है कि किसने किसको दिया, कितना दिया, क्या दिया। ये 1100 करोड़ का चंदा कांग्रेस के पास है। कांग्रेस बड़े दिल दिखाते हुए आगे आकर ये कह सकती है कि हाँ भाई, हमको इतने जगह से मिला, इतने लोगों ने दिया। ये हमारी कांग्रेस के पास नहीं है। अश्वनी शाही, आप समझ ही नहीं रहे, ये जानकारी कांग्रेस के पास भी नहीं है जी, ये जानकारी एसबीआई के पास है। एसबीआई को ये जानकारी सार्वजनिक करनी है। कांग्रेस, संदीप जी अच्छी बात है। देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कोई भी 1000 से 1 करोड़ तक खरीद सकता है, खरीद के किसी को दे सकता है, और देने के 15 दिन के अंदर उस दल को वो जमा कराना होता है। एसबीआई की 29 ब्रांचों में कैश कराना होता है। तो अगर टीएमसी 1000 करोड़, आईएनसी जो कांग्रेस है वो 1100-1200 करोड़, इन लोगों ने कैश कराया होगा ना, तो इनके पास तो हिसाब होगा। इनका हिसाब है, दिया किसने? एसबीआई जब अपना सुप्रीम कोर्ट जब वो करेगा तो दे। ना अश्वनी शाही, आप समझ ही नहीं पा रहे, दिया किसने? ये जानकारी तो एसबीआई के पास है ना जी। मेरे खाते में पैसे आ गए 1 लाख, जरूर देगा, तो अपने चंदे का हिसाब ये भी दें। हाँ, अच्छा, बीजेपी को देने की जरूरत नहीं। उसका मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, सुनिए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं मोदी सरकार नहीं चाहती कि चुनाव के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां सामने आए। एक्सपर्ट बताते हैं कि दान देने वालों की 44,434 जो एंट्रियां हैं, वो उनका मिलान तो केवल 24 घंटे में हो सकता है।
4 महीने क्यों चाहिए? संदीप जी, चलिए आपके कथनानुसार मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मगर मैं जो समझ रहा हूं कि कानूनी हिसाब से एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को एक अर्जी लगाई है कि हम इसको 30 तारीख तक देंगे। अब इसमें सरकार कहां से आ गई? ये तो वही स्थिति हुई जब पेगासस में राहुल गांधी से मांगा गया उनका मोबाइल, वो देने के लिए नहीं तैयार थे लेकिन आरोप लगाने के लिए तैयार थे। स्थितियां एकदम वही क्रिएट की जा रही हैं। सरकार ही एसबीआई जाने, एसबीआई को कह सकती है ना। जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि ना बताऊंगा ना दिखाऊंगा। ये बताना चाहिए कि नहीं एसबीआई को? ये तो वोटर के हित में है ना, हमारी चुनावी प्रणाली के हित में है। पारदर्शिता होनी चाहिए। एसबीआई कहां कह रहा है? एसबीआई कहां कह रहा है? एसबीआई कहां कह रहा है कि हम नहीं बताएंगे? हम पारदर्शिता के लिए भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आई थी और हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे। एसबीआई कह रही है कि हम बताएंगे लेकिन उसको समय चाहिए। इसलिए मैंने इस बीच में इसको डाला कि जो दूसरे दल हैं, जो 50% चंदा उनके पास भी गया है, बाकी अभी पूरी आपने दिखाया कि राजनीतिक जमात के पास 50% और एक सत्ताधारी बीजेपी के पास 50%। आपको ये लगता नहीं आर्थिक असमानता हो रही है और इससे राजनीतिक असमानता भी होती है? अरे यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नहीं, असमानता क्या? देखिए, अभी तो हम पीछे जाएं, अब 60 साल 56 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, वो कहां से चंदा पाते थे, कितना पाते थे, तब ये सब चीजें नहीं थी। हिस्ट्री का लेसन जरूरी हो जाता है हर चर्चा में। हिस्ट्री का लेसन बहुत जरूरी हो जाता है। पर आपने एक दो वाजिब सवाल उठाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत, एसबीआई ने कहा है कि वो जानकारी नहीं देंगे। अब नहीं तो 30 जून को आ जाएगी। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अब ये जानकारी तो आनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इलेक्टोरल बॉन्ड गैर संवैधानिक है। आप सबको मेरा नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला ये भी आया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उसमें चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर उसको धता बता दी थी कि नहीं बता दी थी इस सरकार ने। तो इस सरकार पर भरोसा मत कीजिएगा। अब मुंह की खाएंगे जो भरोसा करेंगे। मैं दो चीजें कहना चाहती हूं यहां पे और मैं आशा करती हूं कि कोई इंटरवीन नहीं करेगा। एक दो चार बातें बस कहना चाहती हूं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, दुनिया के बड़े सरकारी बैंकों में से एक एसबीआई है। पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। एसबीआई 48 करोड़ अकाउंट्स को मैनेज करता है। 48 करोड़ लोगों का भरोसा है एसबीआई पर, वहां पर अकाउंट खुले हुए हैं 48 करोड़, वो मैनेज करता है। 66,000 के करीब एटीएम मैनेज करता है। 23,000 के करीब ब्रांचेस मैनेज करता है। सब छोड़ दीजिए, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड बैंक है। दिन के 62 लाख से ज्यादा हाई वैल्यू आरटीजीएस मैनेज करता है। जनवरी 2024 का एक आंकड़ा आरबीआई का है, 19,28,283 आरटीजीएस मैनेज किए। मोटा मोटा 62 लाख आरटीजीएस हाई वैल्यू रोज मैनेज करता है। इस एसबीआई को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन चाहिए और यह जानकारी देने के लिए कि हमें और वक्त चाहिए, इनको 17-18 दिन से ऊपर लग गए। मैं दो बातें बोलना चाहती हूं यहां पे और ये बातें बोलनी जरूरी है। आज रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पर्दाफाश कर दिया और इसके पहले बहुत लोग बात कर चुके हैं। टीसीएस का बैंक सॉफ्टवेयर, BANCS सॉफ्टवेयर होता है जिस पर तमाम लोगों ने काम किया है। उन्होंने सार्वजनिक पटल पर आकर कहा है कि एक क्लिक ऑफ अ बटन से यह डेटा मिलता है और सरकार के खुद के दस्तावेजों ने यह प्रूफ किया है। जो रिपोर्ट आज सामने आई है उसमें पता चला है 24 घंटे के अंदर एसबीआई ने सरकार को 2018 में 2020 में एनकैश किया था, जो शेल्फ लाइफ खत्म हो गई थी। भाजपा के समर्थक जो यहां पर आए हैं उन्होंने कहा कांग्रेस बता दे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। द होल आइडिया ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ एसबीआई को पता रहेगा। Exactly. सत्तारूढ़ दल को क्या पता है कैसे नहीं पता मैं नहीं जानती हूं। हम तो ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट 15 फरवरी को दिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा लोकतंत्र में कौन किस पार्टी को कब कितना चंदा दे रहा है ये जानने का लोगों को हक है। इससे लोकतंत्र पारदर्शी होता है। भाई ये पता तो चले, क्योंकि अब एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला कि 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 335 करोड़ दिया।
उन 2018 से 23 के बीच में उन पर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की रेड हुई। उन 23 कंपनियों में से उसमें ऐसी भी कंपनियां थी 23 जिन्होंने इसके पहले राजनीतिक चंदा ही नहीं दिया था। तो ये तो पता चले कि क्या ये चंदा लेकर जांचें बंद हो रही हैं? व्हाट इज द हरी, व्हाट इज द टेयरिंग हरी? ऐसी जल्दबाजी क्यों? 30 जून तक तो जाना ही पड़ेगा ना। बिल्ली के गले में घंटी बांध दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रिया, मैं बताती हूं, ये पता तो चलना चाहिए कि ये चंदा लेकर नीति निर्माण हो रहा है इस देश में। कौन ये मित्र धड़ाधड़ पैसा देते? 12,000 करोड़ रुपए आए 31 मार्च 2023 तक। 55% एक सत्तारूढ़ दल को, बाकी में सब निपट गए। 9% हमें मिला, उससे थोड़ा कम किसी और को मिला। 55% बीजेपी डकार कर 6500 करोड़ के ऊपर बैठी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि क्यों नहीं रुक सकते। जब बैंक ये डिटेल दे सकता है तो ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है उसको छुपाने का? ऐसी कौन सी असलियत बाहर आ जाएगी जो असहज हो गया है बैंक? क्योंकि बैंक ने 2018, 2020, 2021 में इससे पहले ताबड़तोड़ रेस लगाकर सरकार को डिटेल दिए थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 24 घंटे के अंदर जो शेल्फ खत्म हो गई थी बॉन्ड्स की, उसको कराया था। एक नंबर होता है, इसको यूनिक नंबर कहते हैं, एनरोलमेंट नंबर होता है। अगर उससे ढूंढा जाए सारा विवरण मिल जाएगा। एट द क्लिक ऑफ बटन बैंकिंग कहने वाला बैंक आज कह रहा है मुझे 136 दिन चाहिए। दिक्कत की बात यह है संदीप जी कि अगर चुनाव से पहले ये डेटा सामने आ गया, ये ब्यौरा सामने आ गया कि कौन कितना चंदा किसको दे रहा है, तो कलई खुल जाएगी। पता चल जाएगा कि कौन वो मित्रगण हैं जो चंदा दे देकर अपना काम करा रहे हैं, जो चंदा दे देकर नीति निर्माण करा रहे हैं इस देश में, जिनको चंदा लेने के लिए रेड हो रही है, जिनसे चंदा लेकर जांचें बंद हो रही है। यह असलियत खुलकर आ जाएगी। हमें इस पर आपत्ति है। पर इसमें और एक बात और मैं कहना बिल्ली, चाहती हूं, हाँ। एसबीआई को अगर कुछ छुपाना नहीं था तो एसबीआई ने अपनी वेबसाइट से 2018 से एसबीआई की वेबसाइट पर FAQs का PDF था। कैसे होता है, किसका केवाईसी, सारे केवाईसी इनके पास है। उन्होंने वो सारे PDF आज क्यों हटा दिए? आज एसबीआई को ये क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपके दामन में कुछ छुपाने को नहीं है तो आपने क्यों वो PDF हटाए? जब भी कुछ गलत होता है उसको गोपनीय क्यों किया जाता है? वो पूरी डिटेल मेरे पास है, वो पूरी डिटेल मेरे पास है। सवाल ये भी है कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल तो नहीं कांग्रेस का। 56-57 साल आपने देश पर राज किया। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो सत्ता में होगा उसको ज्यादा चंदा मिलता है। जीतने वाले उम्मीदवार को किसी भी, अब लोकसभा चुनाव में भी हर हलके में वो लोग पैसे देते हैं, वो जीतने वाला होगा उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। दरख्वास्त है, आप 2004 से 2014 के बीच का जो चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है उसका विवरण निकाल लीजिए। ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। हमारे और बीजेपी को लगभग नेक इन नेक मिला है, ऑलमोस्ट आधा। हमें कुछ 6-7 करोड़ ज्यादा मिला है, उनको 6-7 करोड़ कम मिला है। ये 55% और 9% का नहीं, और खिसियानी बिल्ली की बात नहीं है। ये बात इस लोकतंत्र की है। ये बात है कि कैसे धन बल के ऊपर लोकतंत्र को तबाह किया जा रहा है। ये बात है कि कैसे संस्थानों पर कब्जा करके एसबीआई जिसकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल खत्म करके उसको अपने षड्यंत्र का, उसको मिलीभगत का हिस्सा बनाया जा रहा है। मैं फिर से कहूंगी, आज एसबीआई के चीफ को बताना पड़ेगा कि 6 साल बाद आपको FAQ क्यों डिलीट करने पड़े, किसके निर्देश पर डिलीट? ठीक है, एके मट्टू से ये सवाल पूछता हूं। एके मट्टू साहब, मुझे ये बताइए, जो सुप्रिया कह रही हैं 48 करोड़ बैंक खाते एसबीआई मैनेज करता है, 66,000 ATM, 23,000 ब्रांचेस, 62 लाख रुपए रोजाना की हाई वैल्यू RTGS ट्रांजैक्शंस वो कर सकता है, तो 136 दिन क्यों चाहिए? जो जानकारी कांग्रेस दावा कर रही है 24 घंटे में भी मिलान हो सकता है जिस जानकारी का, या कांग्रेस का दावा बिल्कुल हकीकत से अलग है, जुदा है? हाँ, नमस्कार जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे लाइन पे लिया, इस विषय में, इस प्रोग्राम में शामिल किया। मैं आपको ये जानकारी इसमें ये देना चाहूँगा, आप ज़रा 2 मिनट मुझे वक्त देना। देखिए, जो बात RTGS अकाउंट होल्डर्स, जो भी इनके डिपॉजिट होल्डर्स या जो एडवांसेस हैं, जो भी ये एक्टिविटी एसबीआई करता है, वो एक नोन पैटर्न है, उसका एक नोन टेम्पलेट है, उसका एक नोन सॉफ्टवेयर सिस्टम बना हुआ है।
एक ये एस्पेक्ट को ध्यान रखिए, मैं आगे इसको लिंक करूंगा। दूसरा, अब आ गया इलेक्टोरल बॉन्ड। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम अगर देखेंगे, इसके फीचर्स क्या है? दीज आर दी बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर दी बेयरर इंस्ट्रूमेंट। बेयरर मीन्स दी होल्डर इज इट्स प्रिजम्पटिव ओनर। मैंने बॉन्ड खरीदा, मेरा केवाईसी हो गया, स्टेट बैंक ने मेरा अकाउंट से अमाउंट डेबिट करके मुझे बेयरर बॉन्ड इशू कर दिया, जो कि 1000, 5000, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ में के डिनोमिनेशन थे। मैं गया, मैंने एक्स पार्टी को पैसे देने थे, मेरा अकाउंट केवाईसी कंप्लाइंट है, मैंने उस अकाउंट से एक बेयरर बॉन्ड ले लिया, ठीक। और उसके बाद मैं उस बॉन्ड को पार्टी को दे सकता हूं, किसी भी पार्टी को जिसको मुझे चंदा देना है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये इंडिविजुअल भी ले सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी ले सकता है, और ज्वाइंट लोग भी ले सकते हैं। अब मैंने उसको पॉलिटिकल पार्टी को देने की बजाय मैंने किसी दूसरे सज्जन को दे दिया, क्योंकि जो इसका होल्डर है वही इसका प्रिजम्पटिव ओनर है, वो किसी वाई पार्टी को दे दे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, मैं समझ रहा हूं। आप बाल की खाल भी निकाल रहे हैं। एके मट्टू साहब, माफी से मैं कह रहा हूं, आप बाल की खाल भी निकाल रहे हैं कि भाई वो पॉलिटिकल पार्टी को ही दिया होगा कि नहीं। मैं और थोड़ा सा डिटेलिंग में चला जाता हूं। इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में 1 करोड़ से ऊपर वाले ही चंदे को पकड़ लेते हैं। वो कुल मिलाकर 12,999 बॉन्ड थे। इनकी जानकारी दे दो। लाख 2 लाख तो किसी और को दे दिए, करोड़ से ऊपर 22,000 नहीं 22,000 टोटल है, 1,000 से 1 करोड़ तक के बॉन्ड। बात नहीं 1 करोड़ के बॉन्ड, 1 करोड़ और उस ऊपर वाले बॉन्ड तो 12,999 है। उनकी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल ठीक है, आ रहा हूं मैं आपको। अब इस बेयरर बॉन्ड को स्टेट बैंक जो कह रहा है, देखिए मैंने इस प्रक्रिया को मैंने खुद इसको देखा नहीं है। नंबर 1, जो पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि हमने अलग अलग रखी है। वैसे एक बात, स्टेट बैंक की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस स्कीम में एनोनिमिटी वाज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। इस एनोनिमिटी को कैसे मेंटेन किया जाए? अगर ये कोर बैंकिंग में स्टेट बैंक के आता तो ये कभी भी लीक हो सकता था। कोई आज तक लीक बड़े नहीं हुआ है। डेंस फॉरेस्ट में, मतलब बड़े घने जंगलों में जाकर खुदाई करके वो रिकॉर्ड थोड़ा निकालने हैं। वो तो डिजिटली अवेलेबल तो है ही ना। एक सेकंड सुनिए, नहीं, यही तो कैच है। कैच ये है कि वो किस फॉर्म में अवेलेबल है। क्या आपकी कोई जानकारी है, कोई सर्टेनिटी से बता सकता है कि ये इस फॉर्म में अवेलेबल है? आपने स्टेट बैंक के इसका बॉन्ड का सैंपल दिखाया, इसमें कहीं कोई इसका नंबर है, इसका कहीं नाम है किसी का? ये बेयरर बॉन्ड है, चाहे 1 करोड़ का भी इशू किया हो, आइडेंटिटी नंबर तो होगा ना, उससे मिलान करना है। हाँ होगा, वो होगा, पर उसको इशू के समय किसको इशू किया था और किस पार्टी का मिला, इशूइंग ब्रांच और पेइंग ब्रांच अलग अलग है। आप इसमें देखिए, तो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है जब तक कि 136 दिन लग जाएंगे। और पीडीएफ फाइल ही, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो सब उड़ा दिए एसबीआई ने अपनी वेबसाइट से। यस, नहीं मैं वो ठीक, एक सेकंड मैं बताता हूं। देखिए, ये जिस हिसाब से एसबीआई ने टाइम मांगा है वो प्राइमा फेसिया ज्यादा लगता है, पर ये कहना कि इसमें 1 दिन में हो जाएगा, इस बात को 1 दिन की बात नहीं है, अच्छा खासा समय दिया था। ठीक है कि मट्टू साहब, तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, पेचीदा काम है। यहां पर लोगों की अनोनिमिटी बचाए रखनी थी, निजता को भी बचाना था। और छोकर साहब, आप पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। मैं बोलूं कुछ? जी प्लीज। देखिए, सिंपल सी बात है, ये सही है कि वो बॉन्ड है, पेपर है, लेकिन उस पर नंबर है, नंबर होगा नहीं, उस पर नंबर है। हाँ, वो नंबर अल्ट्रा वायलेट लाइट में दिखता है, आंख में डायरेक्टली नहीं दिखता। नंबर है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, ये प्रूव हो चुका है और सबको पता है। और जब इस बॉन्ड की प्लानिंग हो रही थी भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक के बीच में, ओरिजिनल प्रपोजल ये था कि इस पे नंबर नहीं होगा। स्टेट बैंक ने ये लिख के भेजा था कि इस पे नंबर होना जरूरी है, तभी तो इसकी ट्रेसिंग हो पाएगी कि कौन सा बॉन्ड कहाँ रिडीम हुआ है। और जो अभी कहा जा रहा था
कि इशूइंग ब्रांच एक है और रिडीमिंग ब्रांच दूसरी है, बिल्कुल है। एक एग्जाम्पल लीजिए, एक आदमी दिल्ली से बॉन्ड खरीदता है और पॉलिटिकल पार्टी को जाके देता है लखनऊ में, और वो पॉलिटिकल पार्टी उसको जाके कलकत्ते में अपने डेजिग्नेटेड अकाउंट में जमा करवाती है। तो कलकत्ते वाली ब्रांच बिना दिल्ली से पूछे ही उसको 10 करोड़ रुपया दे देगी, या दिल्ली से पहले पूछेगी कि भाई ये कागज हमारे पास आया है, इसके बारे में कुछ बताइए, ये आपने इशू किया था कि नहीं किया था? तो स्टेट बैंक ने ये खुद लिख के दिया हुआ है, उनके फाइल नोटिंग में है, चिट्ठी में है कि नंबर चाहिए ताकि इसको ट्रेस किया जा सके। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अनोनिमिटी को हटाने का ही आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो अब अनोनिमिटी की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये कोर बैंकिंग का है, बाकी नहीं है। एक कमोडोर लोकेश मित्रा की आरटीआई एप्लीकेशन पे स्टेट बैंक ने ये लिख के दिया हुआ है कि उन्होंने 1.5 करोड़ का अलग से सॉफ्टवेयर पैकेज बनवाया टू डील विद द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो वो जो 1.5 करोड़ का सॉफ्टवेयर स्पेशली बनाया गया था, उसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो तीसरी बात या चौथी बात जो भी है, एक वहां प्रावधान है कि जो बॉन्ड रिडीम नहीं होते वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर स्टेट बैंक को इशू करने के बाद उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया, तो वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कैसे जाएंगे? तो स्टेट बैंक उन पे एक बड़ी पैनी नजर रखता था कि वो बॉन्ड कहाँ गया और कहाँ वो जमा हुआ, और अगर 15 दिन में नहीं जमा हुआ तो उसको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भेज दो। तो जब इतनी पैनी नजर रखी जा रही थी तो उसके बारे में 136 दिन चाहिए। 136 दिन। और अब चौथी 11 बात या मार्च को पांचवी संभवतः सुनवाई होगी। आपको क्या लगता है? आपने अब ये मानना सुनवाई में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। हाँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने अपना पूरा काम करने का तरीका कंप्यूटराइज कर लिया है, और चीफ जस्टिस जो ये कहते हैं वकीलों को कि अगर आप पेपर बुक लेके आएंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आप अपना लैपटॉप या अपना आईपैड लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि डिजिटली कैसे काम होता है, और मुझे तो ये उम्मीद, या मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट को डिजिटलाइज काम करने का एक्सपीरियंस है, वो स्टेट बैंक की एप्लीकेशन को कहेंगे कि आपने ये क्या लिख के दिया है हमें। लेकिन क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट मैं नहीं जानता। मैं ये बिल्कुल, उम्मीद आप करता प्रीएम्प्ट हूं भी कि वो नहीं कर application सकते हैं को reject जजमेंट। करेगा। के वाजपेयी, अब ये चुनावी चंदा फंदा बनता दिख रहा है, इसीलिए जानकारी को विदहोल्ड किया जा रहा है, विलंब किया जा रहा है जानबूझकर। अभी आप मट्टू साहब को कह रहे थे कि आप बाल की खाल निकाल रहे हो, वो नहीं निकाल रहे। अच्छा। उनका कोई लेना देना नहीं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने बता दिया। हाँ। बाल की खाल निकाल रही हैं सुप्रिया जी। और देखिए, लोकतंत्र में अगर संस्थाओं के कामकाज पे इस तरह से शक किया जाएगा तो आप लोकतंत्र की मदद थोड़ी कर रहे हो, उसकी जड़ें हिला रहे हो एक तरीके ये से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 13 मार्च तक देना है, तो सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है नहीं क्या नहीं यहाँ नहीं, पर? ये नॉर्मल रूटीन होता है। प्लीज संदीप जी, हम लोग अगर कोई काम तय समय में पूरा नहीं होता तो एक्सटेंशन मांगते हैं। एक्सटेंशन भी सीधा 136 दिन की। वो तो अभी अब उसमें मैं एप्लीकेशन मैंने पढ़ी है जो बैंक ने लगाई है, उसमें रीजन अभी सबने बताए दोनों, खास तौर से हाँ, मेरे पास चोकर हैं साहब सारे ने reasons। और मट्टू साहब ने जो बताया, उसमें कॉम्प्लिकेशन तो है थोड़ा बहुत। अच्छा। तो क्या रीजन लिखे उन्होंने? पहला लिखा डिकोड करना पड़ेगा जी, ठीक है। फिर वही बताया यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ छोकर साहब ने, फिर दूसरा अल्ट्रा वायलेट रेज में वो पढ़ा जा सकता है, यूनिक मैं आइडेंटिटी मैंने तो नंबर वो है। मना ही नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि वो 3 कारण हैं जिसकी वजह से वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं। डाउट क्यों करोगे एसपी? कारण पैदा किए जा रहे हैं। दूसरा कारण क्या है कि आपस में कंपेयर करना है। तीसरा कारण क्या उन्होंने लिखा कि इन सबको कंपेयर के बाद कंपाइल करके डिजिटल फॉर्म में तब सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। तो मतलब एक सेकंड प्लीज, चुनाव खत्म हो जाएंगे। लेट मी आल्सो क्लैरिफाई, लेट मी आल्सो क्लैरिफाई। Yeah, वो आपका please, पक्ष है, वो उनका पक्ष है, ये हमारा पक्ष है। अच्छा,
6 तारीख डेडलाइन बनाई थी उन्होंने, 6 मार्च तक। 15 फरवरी का फैसला था, 3 हफ्ते का टाइम दिया, 6 मार्च तक उनको सुप्रीम कोर्ट को फर्निश करना था, 13 मार्च को वेबसाइट में डालना, वेबसाइट पर डालना, ठीक है। तो 4 तारीख को एसबीआई ने ये सोचा कि ये काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमको, तो हम एक्सटेंशन मांग लेते। मतलब क्या डाउट कर रहे हो उसमें? नहीं, सरकार की 15 फरवरी को नहीं उन्हें लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, उसी टाइम कह देते। ना 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 ना, वो तो जब उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की, अच्छा। सो इट अपीयर्स टू बी टाइम टेकिंग कोर्स, तो उनको क्योंकि कंटेम्प्ट नहीं करना चाहते। बहुत मासूम अरे, है, अरे, हम बिल्कुल ही नादान है। सुनिए, नहीं नादान मासूम, आप कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा। हम वो कड़ियां नहीं जोड़ रहे, हम कह रहे हैं दोनों पक्ष को आप बैलेंस तरीके से उसको नापिए प्लीज। मतलब ऐसी पिक्चर पेश ना करो ना कि सरकार का कोई इंटरेस्ट है। अरे भाई, कांग्रेस को भी मिले, टीएमसी को भी मिले, जेडीयू को भी मिले, 55% किसे मिले तो उससे क्या फर्क पड़ गया? उससे कोई फर्क नहीं क्या? पड़ता। अच्छा बताओ मेरे को, आप क्या करो, कड़ी जोड़ोगे कि कहीं क्विड प्रो को तो नहीं है, तो ये कहीं सुप्रीम टेंडर- कोर्ट ने कहा, मैं नहीं जोड़ रहा कड़ियां। और क्या डाउट क्या कर रहे हो? किस सुप्रीम चीज का कोर्ट डाउट? ने कहा क्विड प्रो को तो नहीं हो देखिए, रहा है। आप नियम- आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता में तब्दील तो नहीं हो रही। संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिसके जो- पास ज्यादा एक- धन, उसके एक- पास ज्यादा एक- ताकत। अरे एक सेकेंड, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेटिसाइड की है पॉलिसी, वो की है 2 कारण से, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू प्रिवेसी। इन 2 कारण के बेस पे इसको सेटिसाइड किया पॉलिसी में, बिकॉज पॉलिसी डिफेक्टिव एंड इट्स वायलेट 2 बेसिक प्रिंसिपल। हम उसमें नहीं जा रहे, हम कह रहे आप सरकार की नीयत पे जब डाउट करते जब सरकार इस फैसले का रिव्यू के लिए चाहती, वो तो सरकार कहां जाती है? अनुराग भदौरिया यहां पर एक ही बात पे ये कह रहे हैं, एसबीआई टाइम मांग रहा है, सरकार रिव्यू में जाए, पुनर्विचार याचिका दाखिल करे, तब सरकार प्ले में आती है। देखिए संदीप जी, बड़ी आश्चर्य की बात है। पहली बात, यही सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती थी, यही सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करती थी, यही सरकार मैक्सिमम रिजल्ट मिनिमम एफर्ट की बात करती थी। और आपने जैसा आपने बोला जीएसटी ऑन टाइम जमा हो जाना चाहिए, तो जीएसटी जहाँ पे लाख लाख करोड़ का टर्नओवर है वो तो समय से जमा हो जाती, नहीं जमा होती है तो उस पर फाइन लगता है। लेकिन एसबीआई को समय से रिप्लाई देना है, समय से बताना है कि कितना उन्होंने बॉन्ड इशू किया, कहाँ कितनी पार्टी को कितना मिला है, ये बताने में क्या दिक्कत है भाई? यहां पर हमारे एक दर्शक हैं अनुराग, वो यही सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट अनुराग, एक दर्शक है हमारे कि आम आदमी के पाई का हिसाब रखती है सरकार, चंदे में कितना पैसा कहां दिया जा रहा है और किसने दिया है उसका हिसाब देने में वक्त लग जाता है। ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे एक दर्शक। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। इस पे तो हमें लगता है कि एसबीआई की जो एफिशिएंसी, उस पर सवाल उठता है, तो एसबीआई पे भी रेड मारनी चाहिए और उनके जो कर्मचारी जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। इसके मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं सही से। 2 बातें हो सकती हैं, एक तो सरकार के इशारे पे नहीं कर रहे हैं, दूसरा उनकी एफिशिएंसी कम है। तो फिर आप सरकार को चिंता की बात होनी चाहिए कि समय से सोचिए आप, एक बॉन्ड मान लो दिल्ली में इशू हुआ, अब ये कह रहे थे वो दूसरे जो समझा रहे थे लंबा चौड़ा, कलकत्ता में जाके केस हुआ, अरे कहीं भी हुआ उसका एक डिजिटल नंबर है। जैसे हम चेक आज की डेट में अगर सिंपल भाषा में बताएं तो अनुराग भदौरिया चेक जमा करेंगे, दिल्ली में करें चाहे बेंगलोर में करें, इमीडिएट पैसा कट जाएगा। चेक कहीं भी जमा करें वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। आप ऐसा बता रहे हो जैसे भाई खाते का जमाना है कि हम कलकत्ता जमा करेंगे फिर वो रसीद आएगी दिल्ली में, फिर मिलान होगा, ऐसा थोड़ी है भाई। आप डिजिटली है ना सब कुछ। हमने अगर बॉन्ड लिया है तो डिजिटली बॉन्ड लिया है ना, और बॉन्ड लेके हमने किसी पार्टी को दिया है, पार्टी ने अगर बैंक में जमा किया है, उसको कैश किया है, तो डिजिटली हुआ है, तो सेकंड के अंदर पता चलता है। इसके मतलब सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हम तो कहते हैं भाई, हम सब पार्टी है ना, कांग्रेस भी है, समाजवादी, टीएमसी, सारे दल हैं, सारे दल इस बात को मान रहे हैं कि भाई तो सब कहते हैं कि कहीं एसबीआई वक्त मांग रहा है ना, सरकार कहां से आ जाती है? 10 सेकंड में रिप्लाई चाहूंगा। अच्छी बात है ना, ट्रांसपेरेंसी हो जाए। क्या कह रहे हैं? एसबीआई वक्त मांग रहा है, सरकार को क्यों जोड़ रहे हैं इसमें? सवाल क्या है? अरे सरकार, एसबीआई का कंट्रोल, सरकार का कंट्रोल है ना एसबीआई के ऊपर में। सरकार को सब पता होता है भाई, सरकार के उसके जो चेयरमैन है तो सरकार ही अपॉइंट करती है, उसके एम्प्लॉय का ट्रांसफर होना, प्रमोशन होना सब सरकार के हाथ में है। तो सरकार चंदा, ये राजनीतिक चंदा किसका बनेगा फंदा, और ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं या प्रोसीजर प्रक्रिया वो इतनी जटिल है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इतना वक्त तो लगेगा ही। पर 30 जून क्यों? चुनाव तब तक मुकम्मल हो जाएंगे। सवाल बहुत हैं।